हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्टाइज के यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के बारे में। ये दो एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो 2024 में इंटरव्यू देंगे एंड सेकंड जो 2024 में प्रीलिम्स देंगे। प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए इसमें एक्चुअली इंपॉर्टेंट डेटा है, कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं। देन वील सी फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। भारत की क्या स्ट्रैटेजी है कि हम क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बर्निंग टॉपिक है। आफ्टर दैट सजेशंस क्या है इस रिपोर्ट के, then we will be solving our today's prelims and the main practice questions. So let's start by news. So recently production gap report release हुआ है 2023। इसको रिलीज करने में स्टॉक होम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट है, क्लाइमेट एनालिटिक्स है, बेसिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है। तो ये जो रिपोर्ट है ये गवर्नमेंट के जो प्लान्ड और प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन है कोल ऑयल गैस के, कि वो कितने करेंगी, इसको जो पेरिस एग्रीमेंट का जो टेम्परेचर था, बेसिकली जो गोल है 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस का, उससे कंपेयर करता है। इसके बीच ही आता है प्रोडक्शन गैप। फॉर एग्जांपल ये जो है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस कंसिस्टेंट रखने के लिए इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। बट ये जो रेड लाइन ऊपर मेजर दिख रही है ये गवर्नमेंट के प्लान्स एंड प्रोजेक्शन से जो होंगे, और ये जो बीच का आता है गैप, दिस इज द प्रोडक्शन गैप। नाउ द थिंग इज, अगर हम इसकी की फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे तो जो प्रोजेक्ट है ये दिखाता है कि फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि वो जितना अभी प्रोडक्शन कर रही है इसका 2 टाइम्स बेसिकली वो प्रोड्यूस करेंगी आने वाले 2030 तक, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट है उससे बहुत ज्यादा है। ये 2 डिग्री वाला जो टारगेट है उसको भी 69% से एक्सीड कर देगा। एंड जो गवर्नमेंट है ये जो अगर इफ टेकन टुगेदर गवर्नमेंट के प्लान्स और प्रोजेक्शन जो है ये ग्लोबल कोल प्रोडक्शन को 2030 तक इंक्रीज करेंगे एंड ग्लोबल ऑयल और गैस प्रोडक्शन को कम से कम 2050 तक तो इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है गवर्नमेंट के, जो कमिटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट के बीच में, प्लस जो एक्सपेक्टेशन है, जो ग्लोबल डिमांड है कोल ऑयल से लेकर के, तो ये बेसिकली बहुत गैप में आ जाएगा, बहुत पीक हो जाएगा इस डिकेड में अगर नए पॉलिसीज नहीं आते हैं। तो मेजर प्रोड्यूसर कंट्रीज जिन्होंने प्लेज किया था कि नेट जीरो एमिशंस देंगे हम, जिसमें से एक भारत भी है, इन्होंने इनिशिएटिव्स लॉन्च किए एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इन्होंने कमिट नहीं किया कोल ऑयल और गैस प्रोडक्शन के लिए जो 1.5 डिग्री सेल्सियस में आता है बेसिकली। सो कोल प्रोडक्शन का अगर हम गैप देखेंगे तो वो लगभग इतना गैप कोल प्रोडक्शन का आता है, ऑयल प्रोडक्शन में इतना गैप है, गैस प्रोडक्शन में इतना गैप है। सो फॉसिल फ्यूल की ओर ध्यान है, लेकिन ये 3 चीजें जो है विच इज द कोल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, इसके प्रति भी ध्यान होना चाहिए। अगर हम भारत से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे तो भारत का जो एम है वो है कि जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको 2005 से अगर हम कंपेयर करेंगे 2030 तक, तो इसके बीच में लगभग 45% हमें कम करना है। इसके अलावा भारत ये चाहता है कि 2030 तक आने वाले जो 50% जो हमारा पावर कैपेसिटी हो वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आए। सो दिस इज द केस अबाउट इट। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म विजन की बात करेंगे तो भारत का जो 2070 का टारगेट है नेट जीरो एमिशन गोल्स का, सो दिस इज इट। एंड भारत बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, 24th ऑयल के लिए, गैस के लिए 22nd है। सो दीज आर द थिंग्स विद इट। एंड लगभग 0.9 कोल माइनर्स पर 1000 वर्कर्स मिलते हैं भारत में। अगर शेयर ऑफ जीडीपी का हम बात करेंगे ऑयल और गैस प्रोडक्शन का तो वो लगभग 2% का आता है। इसके अलावा भारत की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है कि वो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की ओर काम कर सकता है। देखिए, डिस्पाइट की लो पर कैपिटा CO2 एमिशंस हैं, भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट एमिटर है ग्लोबली। एंड ये लगभग अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये 2.9 गीगा टन्स जो है वो CO2 इक्विवेलेंट देता है एनुअली। मेजर पोर्शन जो इस एमिशन का है वो पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, ऑटोमोटिव है, एविएशन है, सीमेंट, एग्रीकल्चर से आता है। इसके अलावा भारत की कुछ प्लेजेस हैं, जैसे COP27 का एक प्लेज है जिसमें एम है 50% जो इलेक्ट्रिक पावर होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस आएगी 2030 तक। COP26 एम्बिशंस है, ये एम्बिशंस गोल है जो 50% डीकार्बनाइजेशन एनर्जी की बात करता है, 500 गीगावाट फॉसिल फ्यूल फ्री कैपेसिटी की बात करता है एंड नेट जीरो एमिशंस अप टू 2070 की बात करता है। अगर हम और बात करेंगे तो एनर्जी स्टोरेज की कुछ बेसिकली टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे करंट एनर्जी सेक्टर स्टेटस देखें तो भारत जो है वो 4th है रिन्यूएबल एनर्जी में, 4th है सोलर और विंड पावर कैपेसिटी में। एंड फिलहाल इंडिया जैसे जैसे कोल के यूज को फेस डाउन कर रहा है नेट जीरो एमिशन पाने के लिए, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जो हैं जिसमें सेफ लिथियम आयरन फॉस्फेट यूज होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी को बेसिकली और एनहेंस करती हैं एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए। एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजीज का भी बहुत रोल है इसमें।
जो न्यू फ्लो ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजी है, जैसे नॉन फ्लेमेबल इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करना है, ये पॉपुलैरिटी गेन कर रही है एनर्जी स्टोरेज के लिए. सो दीज आर द थिंग्स विद इट. नेक्स्ट इज, अगर हम कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे तो CO2 को रिड्यूस करना चैलेंजिंग सेक्टर से, जैसे पावर प्लांट या स्टील या सीमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडस्ट्रियल कार्बन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री एंड ऑल से. जो वाइड डिप्लॉयमेंट है कार्बन कैप्चर का, यूटिलाइजेशन का, स्टोरेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ वी वांट टू अचीव द टारगेट ऑफ 2070. इसके अलावा CO2 को कैप्चर करना, CCS फंक्शनैलिटी वगैरह, इसके अलावा एडवांस सॉल्वेंट कार्बन कैप्चर यूज किया जा सकता है. ये जो टेक्नोलॉजी है ये पोस्ट कंबशन जो फ्लू गैसेस होते हैं उनको कैप्चर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को, और स्टोर कर लेता है एंड लेटर वी कैन यूज इट. इसके अलावा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स और बायोफ्यूल्स की बात होती है. सो द थिंग इज कि एंटिसिपेटेड डिमांड अगर हम बात करेंगे तो 2050 तक जो डिमांड है वो 10 बिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स की हो जाएगी. तो जो ये राइजिंग डिमांड है इसके लिए एक चैलेंज देता है कार्बन एमिशंस के लिए. तो बायोफ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करने के लिए. सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स होते हैं, ये एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन है ट्रेडिशनल जेट फ्यूल्स को बेसिकली रिप्लेस करने के लिए. एंड ये प्रोपल्शन भी इंक्रीज करेगा, ऑक्सिलरी पावर यूनिट इंजन भी इंक्रीज करेगा. इसके अलावा इथेनॉल टू जेट फ्यूल टेक्नोलॉजी है, ये जो है ये कॉर्न बेस्ड या सेलुलोजिक या जो शुगर बेस्ड इथेनॉल होता है हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे. एंड ये ग्लोबल गैस एमिशंस को लगभग 80% तक रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है. सो दिस इज द केस अबाउट इट. इसके अलावा बायोफ्यूल जो है वो इनोवेशन इसमें हेल्प कर सकता है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से जो बायोफ्यूल का जो यूज है ये ट्रिपल हो जाएगा, लगभग 12% होगा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल का आने वाले 2030 तक. सो दिस इज द टारगेट. इसके अलावा बायोफ्यूल को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है एग्रीकल्चर वेस्ट है, जैसे प्लांट बेस्ड ऑयल है, एनिमल फ्लैट्स है, अदर वेस्ट प्रोडक्शन है. इसके अलावा है हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018. ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करती है जितना भी फ्यूल्स पर है, बेटर रेम्यूनरेशन देती है फार्मर्स को एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिडक्शन के लिए. पॉलिसी अर्लियर जो है ये इंडिकेटिव टारगेट इसका था 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का, 2030 तक का इसका टारगेट था कि यहां तक हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में. सो द थिंग इज इसके अलावा जो चीज आती है दैट इज द हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जिसमें इंडिया बेसिकली एम करता है कि ग्लोबल रीडर बन सके हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स के लिए. इसके अलावा कैपेसिटी लगभग 5 मिलियन मेट्रिक टन की पर एनम तक हम इसको ग्रो कर सकते हैं 2030 के टारगेट तक. सो दिस इज द केस अबाउट इट. ग्रीन हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है, ब्लू हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है. अभी रिसेंटली व्हाइट हाइड्रोजन मिली थी, खैर वो टेक्नोलॉजी अभी धीरे धीरे डेवलप होगी, बट दीज आर द थिंग्स विच कैन बी एडेड इन दिस. इसके अलावा रिपोर्ट की कुछ सजेशंस है, जैसे गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अपने प्लान्स में, फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन को सपोर्ट करना चाहिए जितना भी है. फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन बेसिकली सस्टेनेबल फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन को सपोर्ट करना चाहिए और इट शुड बी ट्रांसपेरेंट. ग्लोबल क्लाइमेट जो कोल्ड है जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, सो इन सब के साथ अलाइन में चलना चाहिए, इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिडक्शन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, जो जैसे शॉर्ट टर्म एग्जांपल 2030 तक भारत की कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, लॉन्ग टर्म इन द सेंस 2070 तक की भारत की कुछ स्ट्रैटेजीज है. तो गवर्नमेंट ये चीजें कर सकती हैं, कुछ इसको फेस डाउन करने के लिए हुआ जा सकता है. इसके अलावा जो इक्विटेबल ट्रांजिशन है, डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैपेबिलिटीज जो है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी की यहां पे बात की जा सकती है. इसके अलावा कंट्रीज जहां ज्यादा कैपेसिटी है उनको थोड़ा रिडक्शन और ज्यादा एम्बिशियस करने चाहिए, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो लेस कैपेबल कंट्रीज हैं, उनमें हेल्प करना चाहिए. यहां पे जो रोल में आएगा वो है लॉस एंड डैमेज फंड, यहां रोल में आ सकता है. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कैन इंटरलिंक. नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द फॉसिल फ्यूल्स व्हिच टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर also called as renewable resources can be used again and again in an endless manner. The renewable resources are the solar energy, wind energy, tidal energy, biomass energy, biofuels and all. So select the correct statements using the code given below. You can type down to the comment section, then let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, why is shifting from conventional fuel resources is necessary in the context of the climate change? What are the challenges in achieving it? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.